नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस की इस नई वीडियो में। आपको याद होगा कि हमने आपकी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए एक नए प्रोग्राम की शुरुआत की है। इस नए प्रोग्राम का नाम है पीटी स्पेशल और जाहिर तौर पर जैसे नाम से स्पष्ट होता है कि इस पूरे प्रोग्राम में मुख्य तौर पर प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए, पीटी को ध्यान में रखते हुए तमाम कंटेंट को तैयार किया गया है। और इस पूरे प्रोग्राम के जरिए हम मुख्य तौर पर पिछले साल की जो जरूरी घटनाएं रही हैं, जो जरूरी खबरें रही हैं, उन खबरों को एक बार रिवाइज करने की कोशिश करेंगे, ताकि यदि इनसे जुड़ा कोई भी सवाल आपके प्रश्न पत्र में आता है तो आप उस पूरे सवाल को आसानी से हल कर सकें। और आज की इस वीडियो में हम मुख्य तौर पर पॉलिटी सेगमेंट पर ध्यान केंद्रित करेंगे। अक्टूबर महीने की जो खबरें रही हैं उन खबरों को समझने की, रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आज की हमारी पहली खबर देखते हैं। आज की हमारी जो पहली खबर है वो मुख्य तौर पर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट से जुड़ी हुई है। अब खबर चर्चा में क्यों आई? तो खबर चर्चा में इसलिए आई क्योंकि सुप्रीम कोर्ट, जो कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा भारत में गर्भपात को लेकर एक विशेष निर्णय दिया गया, जिस निर्णय के बाद ये पूरी खबर जो है वो चर्चा में देखने को मिली। निर्णय क्या था? तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में भारत की अविवाहित महिलाओं, यानी ऐसी महिलाओं जिनकी शादी अभी तक नहीं हुई है, ऐसी महिलाओं को भी 24 महीने तक गर्भपात की, मेडिकल टर्मिनेशन की, प्रेगनेंसी टर्मिनेशन की अनुमति दे दी। जिसके बाद ये पूरा विषय बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया, क्योंकि भारत में जो 1971 का एक्ट है, कौन सा एक्ट? तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971। ये जो पूरा एक्ट है ये अभी तक भारत में अविवाहित महिलाओं को इस तरह की अनुमति नहीं देता था। तो जाहिर तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन देकर, सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह का एक विशेष डिसीजन देकर भारत में अविवाहित महिलाओं का जो अधिकार है उस अधिकार को सुनिश्चित करने का प्रयास किया है। अब सुप्रीम कोर्ट ने संबंध में तर्क क्या दिए, उन तर्कों को जानने की कोशिश करें तो सबसे पहला तर्क यही रहा। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 21 है वो महिलाओं को प्रजनन स्वायत्तता देता है, यानी कि उनको ये अधिकार देता है कि वो चयन कर सकें। इसके अलावा महिलाओं को निजता का अधिकार भी प्राप्त है। तो इन अधिकारों के आधार पर महिलाओं को, खासतौर पर अविवाहित महिलाओं को, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का अधिकार दिया जाना चाहिए। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट का यह भी कहना था कि महिलाओं को चयन का अधिकार प्राप्त है, कि वो इस बात का चयन कर सकती हैं कि वो बच्चे को जन्म देना चाहती हैं या फिर नहीं चाहती हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 का भी जिक्र किया। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 भारत के सभी नागरिकों को समानता का अधिकार प्रदान करता है, राइट टू इक्वलिटी प्रदान करता है। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि भारत में अविवाहित और विवाहित महिलाओं के बीच अंतर किया जाता है तो ऐसे में ये जो अंतर होगा, उनके बीच अधिकारों का जो अंतर है, वो अंतर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन माना जाएगा। और इसी उल्लंघन को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट द्वारा अविवाहित महिलाओं को भी इस तरह का अधिकार प्रदान किया गया है। तो ये तो सुप्रीम कोर्ट के हालिया डिसीजन की बात हुई। अब भारत में गर्भपात को लेकर, अबॉर्शन को लेकर किस तरह के कानून मौजूद हैं और उन कानूनों का इतिहास क्या रहा है, उस इतिहास को जानने की कोशिश करते हैं। तो मुख्य तौर पर भारत में 1960 के दशक से पहले जो अबॉर्शन है वो पूरी तरह से इलीगल हुआ करता था। और आईपीसी के सेक्शन 312 के तहत इसके लिए यदि आप अबॉर्शन करवाते थे तो इसके लिए आपको 3 साल तक की कैद और जुर्माना या फिर दोनों ही चीजें आप पर लागू की जा सकती थी। लेकिन इस पूरे विषय को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार द्वारा साल 1964 में शांतिलाल शाह समिति का गठन किया गया। अब ये जो पूरी समिति थी, इस पूरी समिति का प्राथमिक कार्य ये था कि इस बात की जांच की जा सके कि भारत में क्या महिलाओं को अबॉर्शन का अधिकार दिया जाना चाहिए या फिर नहीं दिया जाना चाहिए। तो इस समिति ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट तौर पर कहा था कि भारत में विवाहित महिलाओं को इस तरह का अधिकार जरूर दिया जाना चाहिए। और इसी समिति की रिपोर्ट के आधार पर साल 1971 में भारत सरकार द्वारा मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट को पारित किया गया था। और वर्तमान समय में भारत में अबॉर्शन से जुड़े जो प्रावधान हैं उन तमाम चीजों को इसी पूरे एक्ट के तहत गवर्न करने की कोशिश की जाती है। अब इस पूरे एक्ट में किस तरह के प्रावधान थे उनकी बात करें तो 1971 में जब इस पूरे एक्ट को लागू किया गया था तो इस पूरे एक्ट में मुख्य तौर पर केवल 20 सप्ताह तक के गर्भावस्था को समाप्त करने की अनुमति दी गई थी, यानी कि आप 20 महीने तक अबॉर्शन करा सकते थे।
अब इसको भी आगे चलकर दो कैटेगरीज में बांटा गया था। पहली कैटेगरी उन महिलाओं की थी जिनकी प्रेगनेंसी 12 सप्ताह तक की है। तो अगर किसी महिला की प्रेगनेंसी 12 सप्ताह तक की है तो उसको अबॉर्शन करने के लिए एक डॉक्टर की सलाह की जरूरत थी। इसके बाद दूसरी कैटेगरी थी। दूसरी कैटेगरी उन महिलाओं की थी जिनकी प्रेगनेंसी 12 से 20 सप्ताहों की है, 12 से 20 वीक्स की है। तो अगर किसी महिला की प्रेगनेंसी इस पूरी कैटेगरी में आती है तो उसको अबॉर्शन कराने के लिए दो डॉक्टर्स की राय की जरूरत होती थी, दो डॉक्टर्स की सलाह लेनी पड़ती थी। इसके अलावा एक प्रावधान ये भी था जो सबसे विशेष प्रावधान था कि अबॉर्शन के लिए कुछ शर्तें भी निर्धारित की गई हैं इस पूरे एक्ट के तहत। शर्तें ये हैं कि अबॉर्शन केवल तभी कराया जा सकता है जब डॉक्टर्स को लगता है कि यदि अबॉर्शन नहीं कराया जाता तो ऐसी स्थिति में महिला की जान पर कोई खतरा आ सकता है, महिला की मानसिक स्थिति पर प्रभाव पड़ सकता है, उसकी शारीरिक स्थिति पर, उसका जो शारीरिक संरचना है उस पर कोई इफेक्ट पड़ सकता है। इसके अलावा यदि जो प्रेगनेंसी है वो रेप की वजह से हुई है तब भी वहां पर अबॉर्शन कराया जा सकता है। इसके अलावा गर्भ निरोधक उपकरण की विफलता, यदि कोई जो गर्भ निरोधक उपकरण था वो विफल हो जाता है तो ऐसी स्थिति में इस तर्क के आधार पर भी आप अबॉर्शन का अधिकार उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा यदि ये बात पहले से पता चल जाती है कि जो बच्चा या जो बच्ची प्रेगनेंसी में है वो किसी विकलांगता से प्रभावित है तो ऐसी स्थिति में भी अबॉर्शन कराया जा सकता था। तो ये तो अबॉर्शन की शर्तों की बात हुई, लेकिन यहाँ पर इस पूरे एक्ट को लेकर सबसे विशेष बात ये थी कि ये पूरा एक्ट मुख्य तौर पर केवल विवाहित महिलाओं को ही इस तरह के अधिकार देता था। भारत में अविवाहित महिलाओं को इस पूरे एक्ट के तहत कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं होता है। इसके अलावा भारत सरकार द्वारा साल 2021 में इस पूरे एक्ट में संशोधन भी किया गया था। इस पूरे एक्ट में संशोधन करते हुए भारत सरकार ने जो अबॉर्शन के सप्ताह थे उनको 20 से बढ़ाकर 24 कर दिया गया था। हालांकि इसमें भी कुछ प्रावधान जरूर थे। सबसे पहला यही था कि अगर किसी महिला की प्रेगनेंसी 20 सप्ताह तक की है तो वहां पर केवल एक डॉक्टर की अनुमति की जरूरत होगी, और अगर किसी महिला की प्रेगनेंसी 24 सप्ताह की है यानी 20 सप्ताह से 24 सप्ताह के बीच में है तो ऐसी स्थिति में दो डॉक्टर्स की सलाह की जरूरत होगी। तो ये तो पहली खबर की बात हुई। अब आगे बढ़ते हैं अपनी अगली खबर पर, अगली न्यूज पर बात करते हैं। हमारी जो अगली खबर है वो सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम यानी कि जो आफ्स्पा एक्ट है उस पूरे विषय से जुड़ी हुई है। खबर चर्चा में इसलिए आई क्योंकि बीते दिनों पूर्वोत्तर के कई राज्यों में, नॉर्थ ईस्ट के कई राज्यों में आफ्स्पा को एक बार फिर से बहुत कड़े ढंग से लागू कर दिया गया। हालांकि कई ओर से इसका विरोध भी देखने को मिला, लेकिन अभी भी ये पूरी स्थिति वहां पर इसी तरह से जारी है। तो ऐसे में इस पूरी खबर को समझना जरूरी हो जाता है। हमने कॉन्टेक्स्ट की बात की, अब आगे बढ़ते हैं और विशेष बल शक्तियां अधिनियम 1958 यानी आफ्स्पा को समझने की कोशिश करते हैं। तो आफ्स्पा की बात करें, इसके इतिहास को जानने की कोशिश करें तो इसको मुख्य तौर पर साल 1942 में तत्कालीन ब्रिटिश सरकार द्वारा, उस समय भारत में जो आंदोलन चल रहा था, कौन सा आंदोलन, तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो भारत के तमाम अशांत क्षेत्र थे उन क्षेत्रों में शांति स्थापित करने के लिए, उन क्षेत्रों को नियंत्रित करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा कुछ निर्देश दिए गए थे, कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे, और भारत में आफ्स्पा एक्ट के इतिहास को उन्हीं इंस्ट्रक्शंस में खोजा जा सकता है। इसके बाद भारत सरकार द्वारा साल 1958 में भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र, खासतौर पर असम के आसपास का जो इलाका था उस क्षेत्र में उस समय बहुत ज्यादा अशांति मौजूद थी। तो उस पूरे क्षेत्र को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार द्वारा साल 1958 में इसी कानून को एक कानूनी ढांचा पहनाया गया, इन्हीं दिशा निर्देशों को एक कानूनी रूप दिया गया था। और उस समय इस पूरे कानून को मुख्य तौर पर सशस्त्र बल असम और मणिपुर विशेष अधिकार अधिनियम 1958 के नाम से जाना जाता था। इसके बाद धीरे धीरे असम का विभाजन होता गया और राज्य बनते गए, और ये जो पूरा अधिनियम था ये दूसरे राज्यों पर भी लागू होने लगा, और इसी को ध्यान में रखते हुए बाद में इस पूरे एक्ट का नाम बदल दिया गया। और वर्तमान समय में इसका क्या नाम है, तो वर्तमान समय में इसका नाम है विशेष सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम 1958। तो ये तो इसके इतिहास की बात हुई। अब इससे जुड़े प्रावधानों की बात करते हैं। इसमें किस तरह के प्रावधान किए गए हैं, किस तरह की बातें लिखी गई हैं पूरे एक्ट में, उनको समझने की कोशिश करते हैं। तो ये जो पूरा एक्ट है ये पूरा का पूरा एक्ट भारत में सशस्त्र बलों यानी कि भारत के जो केंद्रीय सशस्त्र बल हैं, इसके अलावा जो तमाम अशांत क्षेत्र मौजूद है जहां पर अभी भी स्टेबिलिटी, जहां पर अभी भी शांति स्थापित नहीं की गई है,
उन अशांत क्षेत्रों में जो पुलिस अधिकारी तैनात हैं, उन पुलिस अधिकारियों को उस विशेष क्षेत्र में, उन सशस्त्र बल के अधिकारियों को उस क्षेत्र में शांति स्थापित करने के लिए तमाम अधिकार प्रदान करता है। ये पूरा जो अधिनियम है ये पुलिस अधिकारियों को, इसके अलावा सशस्त्र बल के अधिकारियों को ये अधिकार देता है, ये शक्ति देता है कि अगर उन्हें लगता है कि कोई व्यक्ति उस क्षेत्र में शांति स्थापित करने में बाधा उत्पन्न कर रहा है, शांति नहीं स्थापित करने दे रहा, तो ये पुलिस अधिकारी उस व्यक्ति पर गोली चला सकते हैं। इसके अलावा बिना वारंट के उस व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया जा सकता है। तो यही ये जो पूरे प्रावधान किए गए हैं, इन्हीं प्रावधानों के आधार पर इस अधिनियम की कई बार आलोचना भी की जाती है। आलोचना के तौर पर अक्सर ये कहा जाता है कि जो पूरा अधिनियम है, ये अधिनियम सशस्त्र बल के अधिकारियों, इसके अलावा जो पुलिस अधिकारी हैं, उन लोगों को बहुत ज्यादा शक्ति प्रदान करता है, बहुत असीमित शक्ति प्रदान करता है। तो इसी असीमित शक्ति की वजह से कई बार हमें शक्तियों का दुरुपयोग भी देखने को मिलता है और मानवाधिकारों के उल्लंघन के मामले भी कई बार सामने आते रहे हैं। और इन्हीं मामलों को देखते हुए कई विशेषज्ञों द्वारा, कई समितियों द्वारा इस पूरे अधिनियम को रद्द करने की बात भी की गई है। इस संबंध में कुछ समितियों के नाम भी देख लेते हैं। तो साल 2004 में सरकार ने जो जीवन रेड्डी समिति गठित की थी, उस समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश की थी और इस समिति ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट तौर पर भारत में आफ्स्पा कानून को निरस्त किए जाने की बात की थी, आफ्स्पा कानून को निरस्त किए जाने की सिफारिश की थी। इसके अलावा समिति ने अपनी रिपोर्ट में यह भी कहा था कि जब तक भारत में इस कानून को रद्द नहीं किया जाता, तब तक एक उपाय के तौर पर हम इस कानून में सशस्त्र बलों की शक्तियों को निर्दिष्ट कर सकते हैं, स्पेसिफाइड कर सकते हैं और इसके माध्यम से उन शक्तियों को सीमित बनाया जा सकता है। यानी कि ये स्पष्ट किया जाना जरूरी है कि सशस्त्र बल के जो अधिकारी हैं वो किस सीमा में रहकर काम करेंगे। इसके अलावा समिति ने अपनी रिपोर्ट में यह भी सुझाव दिया था, यह भी सिफारिश की थी कि जो हमें मानवाधिकार के उल्लंघन के मामले देखने को मिलते हैं, उन मामलों से निपटने के लिए एक शिकायत सेल का गठन किया जाना जरूरी है ताकि उन मामलों की निष्पक्ष ढंग से, तटस्थ ढंग से जांच की जा सके। इसके अलावा सेकंड एआरसी रिपोर्ट में भी इस कानून को निरस्त करने की बात की गई थी। इस कानून की तमाम कमियों को गिनाने की कोशिश की गई थी। तो ये तो बात हुई आफ्स्पा कानून की। अब आगे बढ़ते हैं और अपनी अगली खबर पर बात करते हैं। हमारी जो अगली खबर है वो राजनीतिक दलों के नाम और उनके प्रतीक यानी उनके चुनाव चिन्ह से जुड़ी हुई है। खबर चर्चा में इसलिए आई क्योंकि बीते दिनों चुनाव आयोग द्वारा महाराष्ट्र में शिवसेना के 2 गुटों को एक वैकल्पिक चुनाव चिन्ह प्रदान किया गया। इसके अलावा ये क्यों किया गया? तो ये इसलिए किया गया क्योंकि महाराष्ट्र में हमें शिवसेना में विभाजन देखने को मिला था। शिवसेना 2 हिस्सों में बंट गई थी। एक हिस्सा सरकार का समर्थन कर रहा था और दूसरा हिस्सा सरकार के विरोध में खड़ा था। तो ऐसे में उस समय महाराष्ट्र में सरकार भी गिर गई थी और दूसरे दल ने सरकार बनाई थी और इसी के बाद ये पूरा विषय चर्चा में आ गया था। अब बात करते हैं कि भारत में चुनाव चिन्ह और नाम के संबंध में किस तरह के नियम निर्धारित किए गए हैं। तो भारत में किसी पार्टी के नाम और उसके चुनाव चिन्ह को प्रशासित करने के लिए जो कानून है, जो नियम है, उस नियम को हम निर्वाचन प्रतीक आरक्षण और आवंटन आदेश 1968 के नाम से जानते हैं। तो इस आदेश के जरिए भारत में राजनीतिक दलों के चुनाव चिन्ह को प्रशासित करने की, उसको गवर्न करने की कोशिश की जाती है। अब ये जो पूरा आदेश है, ये पूरा आदेश भारत में चुनाव आयोग को यानी कि इलेक्शन कमीशन को चुनाव चिन्ह आवंटित करने और चुनाव चिन्ह को मान्यता प्रदान करने का अधिकार देता है। यानी जाहिर तौर पर इस संबंध में चुनाव आयोग का जो निर्णय होगा, उस निर्णय को विशेष माना जाता है। इसके अलावा ये जो आदेश है, इस आदेश का पैरा जो 15 है, वो ये निर्धारित करता है कि आयोग को प्रतिद्वंदी गुटों और समूहों के बीच विवाद पर फैसला करने का भी अधिकार प्राप्त है। यानी कि ये जो पूरा अधिनियम है, जो पूरा आदेश है, ये आदेश तय करता है कि यदि किसी पार्टी के भीतर 2 समूह बन जाते हैं, 2 प्रतिद्वंदी गुट बन जाते हैं, तो ऐसे में चुनाव आयोग को ये अधिकार प्राप्त है कि चुनाव आयोग इन दोनों गुटों के बीच फैसला करे कि किस गुट को कौन सा चुनाव चिन्ह प्राप्त होगा, किस गुट को कौन सा नाम प्राप्त होगा। और इस पूरे पैरा का उपयोग, इस पूरे नियम का उपयोग 1969 में पहली बार तब किया गया था जब हमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस में विभाजन देखने को मिला था। तो ये तो पहली बार उपयोग की बात हुई। इसके अलावा इस पूरे आदेश के तहत चुनाव आयोग को ये शक्ति भी दी गई है कि अगर विभाजन के समय ये स्पष्ट ना हो कि बहुमत किसके पास है, यानी कि किसी पार्टी में विभाजन हो जाता है लेकिन ये स्पष्ट नहीं होता कि कौन से समूह के पास बहुमत मौजूद है, यानी ये तय नहीं कर पाता चुनाव आयोग कि किस पार्टी को उस पार्टी का नाम, किस समूह को उस पार्टी का नाम दिया जाना चाहिए,
तो ऐसी स्थिति में चुनाव आयोग उस पार्टी के नाम को और उस पार्टी के चुनाव चिन्ह को फ्रीज कर सकता है। फ्रीज करने का मतलब ये है कि फिर उसमें से जो तमाम दल हैं, जो तमाम समूह हैं, जो तमाम ग्रुप हैं, उनमें से कोई भी ग्रुप इस नाम का, इस चिन्ह का उपयोग नहीं कर सकेगा। हालांकि जो तमाम समूह मौजूद हैं उन्हें ये अधिकार होगा कि वो दूसरे नाम के साथ, वो दूसरे चुनाव चिन्ह के साथ खुद का पंजीकरण करा सकते हैं, और यदि वो चाहें तो अपने पुराने नाम के पास, पुराने नाम में कोई उपसर्ग या फिर कोई प्रत्यय भी जोड़ सकते हैं। तो जाहिर तौर पर उनको ये अधिकार प्राप्त होता है कि वो अपने नाम में या तो नया नाम पंजीकरण करा लें या फिर अपने नाम में कुछ और जोड़ लें। जैसे हम सरनेम जोड़ लेते हैं तो उसी तरह से वो भी अपने नाम में कुछ दूसरी चीज जोड़ सकते हैं। तो ये तो चुनाव चिन्ह से जुड़ी बात हुई। इसके अलावा एक सवाल जो सबसे ज्यादा विशेष होता है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि आखिर भारत में चुनाव चिन्ह की व्यवस्था क्यों की गई है। तो भारत में चुनाव चिन्ह को हम राजनीतिक दल को आवंटित एक मानकीकृत प्रतीक के तौर पर, एक सिंबल के तौर पर देख सकते हैं, जिसका उपयोग मुख्य तौर पर चुनाव अभियानों के दौरान किया जाता है। इसके अलावा ये जो चुनाव चिन्ह होता है, यही चुनाव चिन्ह हमें ईवीएम में भी देखने को मिलता है। ईवीएम यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, तो इस मशीन पर भी हमें ये चुनाव चिन्ह देखने को मिलता है। इसका उपयोग क्यों होता है? तो इसका उपयोग मुख्य तौर पर भारत के जो निरक्षर लोग हैं, भारत में क्योंकि निरक्षरता है, जो लिटरेसी रेट है वो बहुत ज्यादा है, तो ऐसी स्थिति में हमें निरक्षर लोगों को ध्यान में रखकर ताकि वो मतदान में बेहतर ढंग से पार्टिसिपेट कर सकें, बेहतर ढंग से सहभागी हो सकें, चुनाव की प्रक्रिया में हिस्सा ले सकें, ऐसा सुनिश्चित करने के लिए हमें मतदान के दौरान, इस पूरी प्रक्रिया के दौरान चुनाव चिन्हों के अवधारणा की जरूरत पड़ती है। तो ये तो चुनाव चिन्हों की बात हुई। अब आगे बढ़ते हैं, अपनी अगली खबर पर बात करते हैं। हमारी अगली खबर जो है वो हेट स्पीच से जुड़ी हुई है। खबर चर्चा में इसलिए आई क्योंकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा भारत के तमाम पुलिस अधिकारियों को ये निर्देश जारी किया गया कि उन पुलिस अधिकारियों को हेट स्पीच के मामले में तत्काल कार्यवाही करनी होगी। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि तमाम अधिकारी स्वतः संज्ञान लेकर भी कार्यवाही कर सकते हैं। यहाँ सवाल उठता है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे निर्देश जारी क्यों किए। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे निर्देश जारी किए क्योंकि वैसे तो भारत में हेट स्पीच से निपटने के लिए आईपीसी यानी इंडियन पीनल कोड के तहत तमाम प्रावधान मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अक्सर ये देखा जाता है कि पुलिस अधिकारी इस पूरे मामले में किसी भी तरह की कार्यवाही नहीं करते हैं। इस पूरे मामले में हमें पुलिस अधिकारियों की निष्क्रियता देखने को मिलती है, इनएक्टिविटी देखने को मिलती है। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट को ये निर्देश जारी करने पड़े। सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्देश में यह भी कहा है कि यदि कोई पुलिस अधिकारी हेट स्पीच के मामले में कार्यवाही करने से इनकार करता है या फिर देरी करता है, तो ऐसे में उस पुलिस अधिकारी पर अदालत की अवमानना के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी और उस पुलिस अधिकारी पर उचित दंड भी लगाया जा सकता है। तो जाहिर तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच से निपटने के लिए एक बड़ा निर्देश जारी किया है। तो ये तो सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की बात हुई। अब आगे बढ़ते हैं और भारत में हेट स्पीच से जुड़े तमाम जो प्रावधान मौजूद हैं उन प्रावधानों को समझने की कोशिश करते हैं। तो हमने पहले ही बात की कि भारत में हेट स्पीच को लेकर जो तमाम प्रावधान हैं वो हमें आईपीसी यानी कि इंडियन पीनल कोड, भारतीय दंड संहिता में देखने को मिलते हैं। कौन कौन से प्रावधान हैं? तो इसमें पहले नंबर पर आती है धारा 153A। अब भारतीय दंड संहिता की जो धारा 153A है वो कहती है कि मुख्य तौर पर धर्म के आधार पर यदि कोई व्यक्ति किन्हीं दो समूहों के बीच शत्रुता बढ़ाने की कोशिश करता है, एनिमिटी बढ़ाने की कोशिश करता है, तो उस व्यक्ति पर कार्यवाही की जाएगी। इसको उदाहरण से समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि आप कोई ऐसा भाषण देते हैं जिस भाषण के जरिए भारत के अलग अलग धर्मों के बीच शत्रुता बढ़ती है। हिंदू धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म, इसके अलावा मुस्लिम धर्म, जो तमाम धर्म हैं, इस्लाम धर्म, इस तरह के जो तमाम धर्म हैं उन धर्मों के बीच यदि आप शत्रुता बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो आपके खिलाफ इंडियन पीनल कोड की धारा 153A के तहत कार्यवाही होगी और आपको 3 साल तक की जेल की सजा दी जा सकती है। इसके अलावा आप पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है या फिर दोनों ही तरह के दंड आपको दिए जा सकते हैं। इसके अलावा अगला जो सेक्शन है वो है सेक्शन 153B 153B, जो कि यह तय करता है कि आप भारत में राष्ट्रीय एकता के खिलाफ कोई भी भाषण नहीं दे सकते या फिर कोई भी कार्यवाही नहीं कर सकते। यानी कि अगर आपकी किसी स्पीच की वजह से, आपके किसी बयान की वजह से भारत में राष्ट्रीय एकता प्रभावित होती है, जो हमारी नेशनल इंटीग्रिटी है वो प्रभावित होती है, तो ऐसे मामलों में आपके खिलाफ आपको 5 वर्ष तक की सजा दी जा सकती है। इसके अलावा आप पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। ये तो दूसरा प्रावधान हुआ।
इसके अलावा एक सेक्शन है सेक्शन 505 यानी 505। ये तय करता है कि आप भारत में ऐसी कोई भी सामग्री के प्रसार या प्रकाशन को बढ़ावा नहीं दे सकते जो कि भारत के लोगों के बीच भारत में स्वयं स्तर पर जो कि घृणा फैलाने की कोशिश करती हो। यानी कि अगर आप भारत में भारत के लोगों के बीच घृणा फैलाने की कोशिश करते हैं, भारत के खिलाफ घृणा फैलाने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे में आपके खिलाफ सेक्शन 505 के तहत कार्यवाही की जाएगी। और इसके तहत आपको मुख्य तौर पर ये जो है गैर जमानती अपराध है। यानी इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपके खिलाफ अगर ये धारा लगती है तो आपको उसमें जमानत भी नहीं मिलेगी और आपको 3 साल तक की सजा दी जा सकती है, जुर्माना लग सकता है या फिर दोनों ही तरह की सजा आपको मिल सकती है। इसके अलावा एक सेक्शन और है सेक्शन 295A, जो कि यह तय करता है कि आप भारतीय समाज में किसी भी समूह के बीच दुर्भावना बढ़ाने की कोशिश नहीं कर सकते हैं। यदि आप इस तरह की कोई भी कार्यवाही करते हैं, इस तरह का कोई भी बयान देते हैं, तो आपके खिलाफ कार्यवाही होगी, आपके खिलाफ कोर्ट का मुकदमा होगा और आईपीसी के सेक्शन 295A के तहत आपको 3 साल तक की सजा दी जा सकती है, आप पर जुर्माना लगाया जा सकता है और दोनों ही सजा आपको मिल सकती है। तो ये तो उन तमाम सजाओं की बात हुई, उन तमाम प्रावधानों की बात हुई जो कि हमें आईपीसी में मिलते हैं और जो कि हेट स्पीच से जुड़े हुए हैं। लेकिन इन तमाम प्रावधानों के बावजूद भी पुलिस अधिकारियों द्वारा हेट स्पीच देने वाले लोगों पर कार्यवाही नहीं की जाती है और इसी को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस तरह के निर्देश जारी किए गए हैं। तो ये तो सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की बात हुई, हेट स्पीच की बात हुई। अब आगे बढ़ते हैं और अपनी अगली खबर पर बात करते हैं। हमारी अगली खबर जो है वो मुख्य तौर पर नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क के मसौदे से जुड़ी हुई है, ड्राफ्ट से जुड़ी हुई है। और ये जो ड्राफ्ट है, ये ड्राफ्ट भारत में शिक्षा मंत्रालय द्वारा, एजुकेशन मिनिस्ट्री द्वारा जारी किया गया है। अब ये जो ड्राफ्ट है, इस ड्राफ्ट को मुख्य तौर पर निर्मलजीत सिंह कलसी की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा तैयार किया गया था। और ये जो निर्मलजीत सिंह कलसी हैं, ये भारत के पूर्व रिटायर्ड आईएएस अफसर हैं और इन्हीं की अध्यक्षता में एक समिति बनी थी, जिस समिति में कुल 11 सदस्य शामिल थे और उसी समिति की सिफारिशों के आधार पर ये पूरा मसौदा तैयार किया गया है। अब क्या कहता है ये मसौदा? इस मसौदे की बात करते हैं तो मसौदे का नाम है नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क। तो क्या कहता है ये? तो ये मसौदा मुख्य तौर पर भारत में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आधार पर तैयार किया गया है और इस पूरे मसौदे के जरिए मुख्य तौर पर ये पूरा जो मसौदा है, जो पूरा फ्रेमवर्क है, ये भारत में स्कूलों पर लागू होगा, भारत के कॉलेजों पर लागू होगा और भारत के विश्वविद्यालयों पर लागू होगा। इसके अलावा इस पूरे फ्रेमवर्क के जरिए भारत में एजुकेशन का जो अकादमिक पक्ष है, इसके अलावा एजुकेशन का जो व्यावसायिक पक्ष है, उन दोनों पक्षों को एक साथ जोड़ने की कोशिश की जाएगी, इंटीग्रेट करने की कोशिश की जाएगी और दोनों के बीच एक कोऑर्डिनेशन बनाने की कोशिश की जाएगी। और जब ये फ्रेमवर्क लागू हो जाएगा तो इस फ्रेमवर्क के जरिए जो हमारे विद्यार्थी हैं, उन विद्यार्थियों को भारत में उच्च शिक्षा प्राप्त करने में मदद मिलेगी। और जो लोग उच्च शिक्षा प्राप्त करने से पहले ही अपनी एजुकेशन को छोड़ देते हैं, उन लोगों को एजुकेशन, पढ़ाई को बीच में छोड़ने से रोका जा सकेगा। इसके अलावा ये जो पूरा फ्रेमवर्क है, ये पूरा फ्रेमवर्क भारत के स्कूलों, कॉलेजों, उच्च शिक्षण संस्थानों में क्रेडिट प्रणाली को भी लागू करेगा। जो क्रेडिट सिस्टम है, उस सिस्टम को भी भारत के तमाम विद्यालयों में, तमाम कॉलेज संस्थानों में, विश्वविद्यालयों में लागू किया जाएगा। और इसके अलावा इसमें कौशल और व्यवसायिक शिक्षण संस्थानों को भी शामिल किया जाएगा। यानी जैसे पॉलिटेक्निक हो गया, आईटीआई हो गया, इन संस्थानों में भी क्रेडिट सिस्टम को लागू किया जाएगा। यहाँ पर सबसे विशेष बात यह है कि अभी भी भारत के कई कॉलेजेस में क्रेडिट सिस्टम मौजूद है, लेकिन इस सिस्टम को इतनी रिगरसली लागू नहीं किया जाता, इतनी दृढ़ता से लागू नहीं किया जाता और ये सिस्टम कहीं कहीं वैकल्पिक है। लेकिन जब ये फ्रेमवर्क लागू होगा तो इस फ्रेमवर्क के जरिए भारत में जो क्रेडिट सिस्टम है, एजुकेशन का जो क्रेडिट सिस्टम है, उस सिस्टम को एक व्यावसायिक तरीके से, एक बेहतर तरीके से पूरी इस एजुकेशन प्रणाली पर लागू किया जाएगा। वर्तमान में ये जो पूरी तरह से लागू है, ये केवल राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान में ही लागू है, लेकिन आगे चलकर इसे भारत के तमाम स्कूलों, तमाम कॉलेजेस, तमाम विश्वविद्यालयों में लागू करने की बात की जा रही है। अब होता क्या है ये क्रेडिट सिस्टम? क्रेडिट को समझने की बात करते हैं। क्रेडिट का क्या मतलब है? तो यहाँ पर क्रेडिट का मतलब है कि स्टूडेंट द्वारा एक विशेष पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए क्रेडिट को हम एक पैमाने के तौर पर देख सकते हैं। यानी कि आपके पास जितने क्रेडिट मौजूद होंगे वो तय करेगा कि आप अपने पाठ्यक्रम को, आप अपनी कैरिकुलम को पूरा कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा क्रेडिट को हम मुख्य तौर पर सीखने के परिणाम, यानी आपने कितना सीखा है,
उसका परिणाम क्या सामने आया है, उस परिणाम को मापने के एक मेथड के तौर पर, एक तरीके के तौर पर देखा जाता है। और ये जो क्रेडिट है ये पॉइंट्स होते हैं, और ये पॉइंट्स हमें मुख्य तौर पर अपना जो 1 साल पूरा हो जाता है, जब आप अपनी एजुकेशन का 1 साल पूरा कर लेते हैं, अपनी क्लास पूरी कर लेते हैं, तब आपको प्राप्त होगा। इसके अलावा ये जो पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को आगे चलकर आप इस्तेमाल भी कर सकते हैं, और ये पॉइंट्स केवल 7 वर्षों के लिए वैलिड रहेंगे, केवल 7 सालों के लिए इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। अब इन्हें स्टोर कहाँ किया जाएगा, तो इन पॉइंट्स को हम एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स, एक ये बैंक बनाया जाएगा, यहाँ पर आप इस पूरे क्रेडिट को स्टोर कर सकते हैं, और यहाँ पर आप अपने क्रेडिट को जमा करने के साथ साथ बाद में इसे निकाल भी सकते हैं। इसकी बात कर लेते हैं एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। तो ये जो बैंक है, ये बैंक मुख्य तौर पर वाणिज्यिक बैंकों की तरह ही काम करेगा। यहाँ पर जाकर आप अपने क्रेडिट को जमा कर सकते हैं, और जब आपको जरूरत पड़ती है तो उस क्रेडिट को आप बाहर भी निकाल सकते हैं। अब यहाँ सबसे विशेष बात यह है कि ये जो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स है, ये एक बैंक भारत में पहले से भी काम कर रहा है, लेकिन अभी तक ये पूरा बैंक भारत के कुछ ही विश्वविद्यालयों में काम करता था, कुछ ही उच्च शिक्षण संस्थानों में काम करता था। लेकिन अब सरकार की योजना ये है कि इस पूरे बैंक को भारत के समग्र एजुकेशन सिस्टम पर लागू किया जाए। स्कूलों में भी इसका काम हो, कॉलेजेस में भी इसका काम हो, एजुकेशन का जो उच्च शिक्षण संस्थान है, जो विद्यालय है, वहां पर भी इस पूरे बैंक को लागू किया जाए। तो जाहिर तौर पर ये जो पूरी प्रणाली है, ये भारत में जो एजुकेशन सिस्टम है उसको सिंक्रोनाइज करने में बहुत ज्यादा मदद करेगी, उसको एक संरचना देने में, एक रूप देने में बहुत ज्यादा मददगार साबित हो सकती है। तो ये तो बात हुई एजुकेशन फ्रेमवर्क की। अब आगे बढ़ते हैं, अपनी अगली खबर पर बात करते हैं। हमारी जो अगली खबर है वो मुख्य तौर पर विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम से जुड़ी हुई है, और खबर चर्चा में इसलिए आई क्योंकि बीते साल सरकार द्वारा कई एनजीओ के, कई नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के लाइसेंस को रद्द कर दिया गया था, क्योंकि इन पूरे एनजीओ पर यह आरोप था कि ये FCRA यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेटरी एक्ट के प्रावधानों का उल्लंघन कर रहे थे। क्या उल्लंघन था उस पर आगे बात करेंगे, उस पर कोई विशेष बात नहीं होगी। फिलहाल हम FCRA को समझने की कोशिश करते हैं कि FCRA के तहत किस तरह के प्रावधान किए गए, हम प्रावधानों की बात करते हैं। तो FCRA के इतिहास को देखने की कोशिश करें तो इस कानून को मुख्य तौर पर भारत में साल 1976 में लागू किया गया था, और साल 1976 वो साल है जब भारत में इमरजेंसी लागू थी। तो इस पूरे कानून को, इस पूरे अधिनियम को इस शक के आधार पर लागू किया गया था कि उस समय की सरकार को ये लगता था कि भारत में ऐसे कई एनजीओज हैं जो कि विदेशी शक्तियों की मदद कर रहे हैं, और ये विदेशी शक्तियां भारत में इन एनजीओज के जरिए पैसा ट्रांसफर कर रही हैं ताकि भारत में गलत कामों को बढ़ावा दिया जा सके। और इसी पैसे को नियंत्रित करने के लिए उस समय सरकार द्वारा इस पूरे कानून को लागू किया गया था। प्रावधान क्या है इस पूरे कानून के तहत, तो इस पूरे कानून के तहत सबसे बड़ा प्रावधान यही है कि जो भी कंपनी या फिर जो भी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ भारत में विदेशों से अंशदान प्राप्त करना चाहता है, विदेशों से चंदा प्राप्त करना चाहता है, तो उस पूरे एनजीओ को पहले भारत सरकार से इस पूरे अधिनियम के तहत लाइसेंस लेना होगा और अपना पंजीकरण कराना होगा। और ये जो पंजीकरण है ये केवल 5 सालों के लिए ही वैध माना जाएगा, लीगल माना जाएगा, और 5 सालों बाद आपको एक बार फिर से पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। तो ये तो प्रावधानों की बात हुई। इसके अलावा लाइसेंस से जुड़े फंडिंग के कुछ और नियम भी हैं, जैसे कि जो भी एनजीओ फंडिंग प्राप्त कर रहा है वो एनजीओ केवल SBI की दिल्ली शाखा में ही फंडिंग प्राप्त कर सकता है, दिल्ली शाखा में उसका अकाउंट होना अनिवार्य है। इसके अलावा एक दूसरा नियम ये भी कहता है कि जिस उद्देश्य के लिए पैसा प्राप्त किया जा रहा है केवल उसी उद्देश्य के लिए इस पैसे का उपयोग किया जाना अनिवार्य है, और अगर आप किसी दूसरे उद्देश्य के लिए इस पैसे का उपयोग करते हैं तो आप पर कार्यवाही की जाएगी। और पिछले साल जिन एनजीओ के लाइसेंस रद्द किए गए थे वो इसी प्रावधान के, इसी नियम के उल्लंघन के आधार पर रद्द किए गए थे। इसके अलावा एक प्रावधान ये भी है कि भारत में केवल वही संस्थाएं, केवल वही एनजीओ विदेशों से चंदा प्राप्त कर सकते हैं जो कि कहीं ना कहीं सांस्कृतिक, आर्थिक, शैक्षिक, धार्मिक और सामाजिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, सामाजिक कार्यक्रमों में, सामाजिक जो प्रोग्राम्स होते हैं उनमें काम कर रहे हैं। तो यहाँ भी एक कैटेगरी डिसाइड की गई है। इसके अलावा इस पूरे कानून के तहत, इस पूरे अधिनियम के तहत कुछ लोगों पर विदेशों से चंदा प्राप्त करने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। कौन कौन है वो लोग, तो इसमें सबसे पहले वो उम्मीदवार शामिल हैं जो कि चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं, वो कैंडिडेट जो कि इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं वो विदेशों से चंदा प्राप्त नहीं कर सकते हैं।
इसके अलावा वो लोग जो पत्रकार हैं, जो मीडिया कंपनियों से जुड़े हुए हैं, तो वो भी विदेशों से चंदा प्राप्त नहीं कर सकते। इसके अलावा जो लोग न्यायाधीश हैं, सरकारी क्षेत्रों में जुड़े हुए हैं, जो लोग सरकारी कर्मचारी हैं, विधायक हैं, राजनीतिक दलों के पदाधिकारी हैं, जैसे हमें कई राजनीतिक दलों में अध्यक्ष होता है, उपाध्यक्ष होता है, तो ये जो पदाधिकारी लोग होते हैं, जो जिनको किसी राजनीतिक दल में महत्वपूर्ण पद प्राप्त होता है, वो भी विदेशों से चंदा प्राप्त नहीं कर सकते। इसके अलावा कोई ऐसा संगठन जो कि राजनीतिक प्रकृति का है, इस तरह के कई संगठन होते हैं, जैसे आयशा संगठन हो गया, एबीवीपी हो गया, तो ये संगठन कहीं ना कहीं सामाजिक कार्य जरूर करते हैं, लेकिन इनकी एक राजनीतिक प्रवृत्ति भी है और इसी प्रवृत्ति के कारण ये संगठन विदेशों से चंदा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो राजनीतिक प्रकृति नहीं होनी चाहिए, पॉलिटिकल नेचर नहीं होना चाहिए, और यदि पॉलिटिकल नेचर नहीं है तो आप विदेशों से चंदा प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा भारत सरकार द्वारा साल 2022 में इस पूरे एक्ट में कुछ संशोधन भी किया गया था, और इस संशोधन के जरिए एक्ट में जो अपराधों की संख्या थी, उस संख्या में कुछ बढ़ोतरी की गई थी। जैसे पहले अपराधों की संख्या केवल 7 हुआ करती थी और इन्हीं अपराधों के आधार पर आपका लाइसेंस रद्द हो सकता था, लेकिन बाद में इन अपराधों की संख्या को 7 से बढ़ाकर 12 कर दिया गया था। इसके अलावा एक बड़ा बदलाव ये आया है कि पहले प्रावधान ये हुआ करता था कि यदि किसी व्यक्ति को, यदि किसी कंपनी को, एनजीओ को विदेशों से 1 लाख रुपए तक का अमाउंट प्राप्त होता था, तो उस व्यक्ति को सरकार को इस अमाउंट के बारे में सूचना देनी पड़ती थी, इंफॉर्मेशन देनी पड़ती थी। लेकिन अब सरकार ने इस पूरे अमाउंट को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया है। यानी अगर आपको विदेश से 10 लाख रुपए प्राप्त होते हैं तो आपको सरकार को इस संबंध में कोई भी सूचना देनी नहीं पड़ेगी। तो जाहिर तौर पर ये कुछ प्रावधान थे, ये कुछ बदलाव थे। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में जिन बिंदुओं पर चर्चा की गई है वो आपको समझ में आएंगे। इसके अलावा आप कमेंट बॉक्स में ये बता सकते हैं कि भारत में आफ्स्पा एक्ट का इतिहास कहां से जुड़ा हुआ है। इस संबंध में पहले दिशा निर्देश ब्रिटिश सरकार द्वारा कब जारी किए गए थे। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में जिन बिंदुओं पर चर्चा की गई है वो आपको समझ में आएंगे। इसके अलावा यदि आप इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहां पर आपको वीडियो की पीडीएफ भी मिल जाएगी। इसके अलावा वीडियो की पीडीएफ जाहिर तौर पर आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी, तो आप कमेंट बॉक्स में सवाल का जवाब देना बिल्कुल ना भूलें जो हमने पूछा है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।